हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग सारा कुछ देख चुके हैं। पहले 500 क्वेश्चन देख चुके हैं जो कि गुड लाइफ एडुकेयर चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप लोग जा करके देख सकते हैं। ऑलरेडी 500 क्वेश्चन मैंने कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट सीरीज में हम लोग देखते हैं कि अगला 501 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण में स्वतंत्र चर है। तो शिक्षण में स्वतंत्र चर कौन है? तो पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि स्वतंत्र चर होता है, मध्य चर होता है और डिपेंडेंट चर होता है, आश्रित चर होता है। तो आश्रित चर कौन हो जाता है? शिक्षार्थी हो जाता है। और मध्य चर क्या हो जाता है? तो सामग्री हो जाता है, विधि हो जाता है। तो ये जो स्वतंत्र चर होंगे ये एक हो जाएगा। जो शिक्षक होते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं। ठीक है, मध्य चर में कौन हो जाता है? तो शिक्षण सामग्री हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। यानी कि शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है? तो शिक्षण प्रश्न पत्र तैयार करना नहीं, सबसे चुनौतीपूर्ण ये नहीं, शिक्षण को मनोरंजन बनाना है। क्योंकि बच्चा का इंटरेस्ट उसमें जगता है कि नहीं, ये देखना है कि यानी कि शिक्षण को मनोरंजन बना करके पढ़ाना ही शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? यानी कि शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन किसके आधार पर किया जाता है? तो पाठ्यक्रम कवरेज व्याप्ति पर नहीं, सिर्फ पाठ्यक्रम कवरेज कर लेने से ही शिक्षण का प्रभावशीलता नहीं निर्धारित होता है। छात्रों की रुचि, सिर्फ छात्रों का रुचि हो और शिक्षक जो है अच्छे से पढ़ाएं ही नहीं, तो ये मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग, सिर्फ शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग कर लेना और उचित तरीके से नहीं बताना, ये भी नहीं है। तो सबसे उचित आंसर क्या हो जाएगा? सीखने के परिणाम से। यानी कि जब आकलन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो सीखने का परिणाम, बच्चा कितना सीखा है, तो यही शिक्षण की प्रभावशीलता का आकलन होता है, सीखने के परिणाम से कि बच्चा कितना सीखा है मेरी कक्षा में। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? तो उद्देश्य के प्रति शिक्षक का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? तो उद्देश्य के प्रति शिक्षक का विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना, योजना के समय पर क्रियान्वित करना और गतिविधि तय करना। उपयुक्त तो सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्देश्य के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो विषय के विशिष्ट उद्देश्यों को जानना भी चाहिए, योजना के समय पर क्रियान्वित करना भी है और गतिविधि तय करना भी यह शिक्षक के उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी मूल रूप से प्रकाशित हुई थी। ब्लूम की टैक्सोनॉमी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1956 में हुई थी। ये फैक्ट है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा कि 1956 में ब्लूम की टैक्सोनॉमी प्रकाशित हुई थी। और टैक्सोनॉमी में क्या था? तो ब्लूम की वर्गीकरण में था कि सृजन, सबसे पहले क्या हो जाएगा? सृजन, यानी कि सबसे पहले नीचे से अगर शुरू करें तो सबसे पहले ज्ञान देना, फिर समझ विकसित करना, फिर लागू करवाना, फिर विश्लेषण एनालिसिस करना, फिर आकलन करना, मूल्यांकन करना और फिर उसका सृजन करना। यानी कि ब्लूम का जो 1956 में बनाया गया था उसका उद्देश्य था, 3 पक्ष विभाजित किया गया था, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और साइकोमोटर, यानी कि क्रिया आधारित, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक। ठीक है, तो ये पूरा पिलर बनाया गया था ब्लूम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिखाओ और बताओ का संबंध है। यानी कि दिखाओ और बताओ का संबंध किससे है? तो व्याख्यान विधि से नहीं है। दिखाओ और बताओ का संबंध व्याख्यान विधि से नहीं है, प्रदर्शन विधि से। जी हाँ, बिल्कुल, प्रदर्शन विधि से। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा कि दिखाओ और बताओ का संबंध, जैसा कि नाम से ही आप लोग समझ रहे हैं कि दिखाओ और बताओ किससे हो जाए? प्रदर्शन करने से ही होता है, तो प्रदर्शन विधि से में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की निगमनात्मक विधि क्या है? तो शिक्षा की निगमनात्मक विधि परंपरागत दृष्टिकोण होता है। यानी कि शिक्षण की निगमनात्मक विधि जो होता है परंपरागत दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्यूरिस्टिक पद्धति डैश की देन है। ह्यूरिस्टिक पद्धति किसकी देन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग की देन है। ह्यूरिस्टिक पद्धति किसकी देन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग की। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि ह्यूरिस्टिक पद्धति किसकी देन है? तो आर्मस्ट्रॉन्ग की देन है। एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता क्या होती है? तो एक अच्छी पाठ योजना की विशेषता होती है कि पाठ की लंबाई, कक्षा का स्तर और लक्ष्य हासिल करना। यानी कि पाठ्य योजना में हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि पाठ कितने दिन तक चलेगा, कक्षा का स्तर कैसा होगा, लक्ष्य कितने दिनों में हासिल हो जाएगा और पाठ की लंबाई क्या होगी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5V मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है? यानी कि 5V मॉडल में कौन सा एक शामिल है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 5V मॉडल में 5V मॉडल में निम्न में से कौन सा एक शामिल है? तो अन्वेषण करना इसमें शामिल है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सहजता 5V मॉडल में नहीं, खुदाई और परीक्षण करना ये सब नहीं है। तो 5V मॉडल में अन्वेषण करना शामिल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ऊपर 500 क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग जो किया जाता है वह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान में, ट्रेनिंग स्कूल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है। क्रमादेशित अनुदेश में पाठ्यक्रम सामग्री का क्रम है, तो क्या कौन सा क्रम है? मनोवैज्ञानिक। कौन सा क्रम है? मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर श्याम पर ब्लैक बोर्ड को किसी भी विद्यार्थी से साफ करवाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। बच्चों से साफ नहीं करवाना चाहिए। शिक्षक को ब्लैक बोर्ड साफ करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ब्लैक बोर्ड को वैसे ही छोड़ देना चाहिए, नहीं वैसे ही छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अगले टीचर को आकर के असहजता हो, असहूलियत हो, वो भी नहीं करना है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है, यानी कि पढ़ने की सक्षमता को क्या कहा जाता है? तो डिसलेक्सिया कहा जाता है। पढ़ने की सक्षमता को कहा जाता है डिसलेक्सिया, यानी कि डिसलेक्सिया सामान्य अधिगम अक्षमता। यहाँ पर सक्षमता बोला है या अक्षमता बोले तो पढ़ने की समस्याओं से संबंधित जो भी वो बीमारी का नाम है वो डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या होता है? डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है। और डिस्ग्राफिया किसको कहते हैं? लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। इसमें लिखने में कठिनाई होती है, लिख नहीं पाता है बच्चा, डिसलेक्सिया। पढ़ नहीं पाता है तो डिसलेक्सिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफिया, ग्राफ बनाना पड़ता है, यानी कि लिख नहीं सकता है तो डिस्ग्राफिया। आप लोग याद रखिएगा। डिसकैलकुलिया, यानी कि कैलकुलेशन में, गणितीय गणना करने में, कैलकुलेशन में गड़बड़ी होता है तो डिसकैलकुलिया कहते हैं। तो यहाँ पढ़ने का पूछा है तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, लिखने का पूछेगा तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा, और कैलकुलेशन का पूछेगा तो डिसकैलकुलिया हो जाएगा। ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। कक्ष प्रक्रिया, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ये क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? कक्ष प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं होते हैं? तो अपेक्षित सीखने का परिणाम नहीं पूछ रहा है तो ये तो शामिल होता है। विद्यार्थी के सीखने का आकलन, ये भी होता है। और शिक्षण के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन नहीं होता है तो ये कक्ष प्रक्रिया में शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन बिल्कुल नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को बुलाया जाता है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड है ये, लाइब्रेरियन। ठीक है। पुस्तकालय में काम करने वाले व्यक्ति को क्या बुलाया जाता है? तो लाइब्रेरियन बुलाया जाता है। बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत होती है, बच्चों को पुस्तकों की ज़रूरत कैसे होती है? तो रचनात्मक सोच कौशल विकसित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। अपने आप को समझने के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है, यानी कि छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है जब शिक्षक बार बार मूल्यों की बात करें, नहीं बार बार मूल्यों की बार बात नहीं, स्वयं इनका अभ्यास कराया जाए, यानी कि स्वयं इनको अभ्यास करने के लिए बोला जाए, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि छात्रों में अधिक मूल्यों को प्रभावी ढंग से विकसित किया जाता है। कैसे? तो स्वयं इनका अभ्यास करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो अच्छे ग्रेड प्रदान करते हैं, नहीं ये तो पारदर्शिता नहीं है यहाँ पर। अतिरिक्त ट्यूशन शुल्क के साथ कक्षा लेते हैं, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा। जो आजकल चल रहा है कि क्लास भी कराया जाता है स्कूल में और अतिरिक्त ट्यूशन भी दिया जाता है। छात्रों को उनकी समस्या हल करने में मदद करे, बिल्कुल सही बात है। छात्रों को उनकी समस्या हल करने से ही वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी छात्र को कठोर दंड क्यों नहीं दी जानी चाहिए? तो किसी भी छात्र को कठोर दंड इसलिए नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि छात्रों में अपनी पढ़ाई, शिक्षक और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित हो जाता है, इसलिए बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए कि छात्रों को कठोर दंड नहीं देना चाहिए क्योंकि पढ़ाई के प्रति उसकी रुचि खत्म हो जाती है, शिक्षा और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया हो जाता है, विकसित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसीई का अर्थ है, यानी कि सीसीई का क्या अर्थ है? तो सीसीई का अर्थ आपको दो ऑप्शन यहाँ है कि कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंडेड इवैल्यूएशन, और कंटिन्यूअस एंड कोऑपरेटिव इवैल्यूएशन, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, तो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सीसी मॉडल यही है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है, निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने में, बिल्कुल सही बात है। निदानात्मक, जैसा कि निदान करना, नाम से ही पता चल रहा है कि निदानात्मक परीक्षण का उपयोग होता है विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो योगात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना। तो योगात्मक मूल्यांकन का यही उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर दिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित होता है? पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित होता है? तो पाठ्यचर्या विकास जो है दार्शनिक आधार पर भी आधारित होता है, राजनीतिक आधार पर भी आधारित होता है, मनोवैज्ञानिक आधार पर भी आधारित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से सीखने की सामग्री का अनुभव और सीखने की गतिविधि शामिल है। तो इनमें सीखने की सामग्री का
अनुभव सीखने की गतिविधि शामिल है, तो किसमें शामिल है, तो पाठ्यचर्या में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श विद्यालय डैश में स्थापित किया जाता है। एक आदर्श विद्यालय 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य होता है। 4 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य होता है। सबके लिए शिक्षा, तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, सबके लिए शिक्षा के लिए स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक ने शिक्षण के अधिकार का अर्थ है, यानी शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या है, तो यह शिक्षण के अधिकार का अर्थ जो दिया जाता है 6 से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये सरकार संविधान में भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। शिक्षण के अधिकार का अर्थ क्या होता है, 6 से 14 वर्ष की तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये आर्टिकल 21A में दिया गया है। ठीक है, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्रों को किसी समूह में किसी विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम का वक्र में क्या होता है, तो अधिगम का वक्र में बढ़ता है, यानी कि अधिगम के वक्र में जो ज्ञान होता है वो बढ़ता है। लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है, लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है, तो लिंगुआ फोन श्रव्य सहायता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करके सीखना क्या है, तो करके सीखना प्रायोगिक ज्ञान है। करके सीखना क्या है, प्रायोगिक ज्ञान है। यहाँ तक आपका क्या हो गया, आर्ट ऑफ टीचिंग का यहाँ 30 क्वेश्चन है, और बाकी जो अभी नेक्स्ट 20 क्वेश्चन देखेंगे वो अन्य जानकारियों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इतना आप लोग कर लीजिएगा तो आपका 45 प्लस कहीं नहीं जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1820 के दशक में अंग्रेजी के खिलाफ, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह हुए। निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था, तो 1820 के दशक में किसने विद्रोह, क्या पूछ रहा है, नहीं किया था, तो वो था संथाल। ठीक है, संथाल कब किए थे, संथाल एक जनजातीय है जो कि 1855 से 56 में हुआ था। इसके नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। कौन थे, सिद्धू और कान्हू थे। और अहोम विद्रोह जैसा कि आप जानते हैं कि 1928 में हुआ था। अहोम विद्रोह कब हुआ था, 1828 में हुआ था। और पागलपंथी विद्रोह कब हुआ था, तो पागलपंथी विद्रोह हुआ था 1813 में। और रामोसी विद्रोह कब हुआ था, तो 1822 में। तो ये कब हुआ था, 1820 के दशक में हुआ था। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। लेकिन ये संथाल विद्रोह क्या हो जाएगा कि ये 55 में, यानी कि 50 के दशक में हुआ था संथाल विद्रोह। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि अरुणाचल प्रदेश के तिराप में सूर्य सुबह 5 बजे उगता है तो गुजरात के कांडला में सूर्य कब उतरेगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वी भाग है और गुजरात सबसे पश्चिमी भाग है। तो अगर दोनों के बीच का अगर आपका डिस्टेंस समय अगर आपको अंतर पता होगा तो आप इसका बता पाएंगे। तो देखिए पूछ रहा है कि 5 बजे, तो कब होगा, तो 7 बजे, यानी कि 5 से कितने घंटे का फासला हो जाता है, तो 5 से आपको देखिएगा तो 6 7 2 घंटे का फासला है। यानी कि 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री इस तक फैला हुआ है पूरब से, जो भारत देश है पूरब से पश्चिम तक 68 से लेकर के 97 डिग्री तक फैला हुआ। और इसमें 1 डिग्री का मान कितना होता है, 4 मिनट का होता है। तो अगर इसमें कितने डिग्री का अंतर हो रहा है, तो इसमें से माइनस कर लीजिएगा तो 9 और 3, यानी कि 39 डिग्री, लगभग 30 डिग्री का अंतर हो जाएगा। और 30 चौका कितना होता है, तो 4 3 12, 120 मिनट होता है। और 120 मिनट यानी कि 2 आवर, तो 2 आवर का डिफरेंस किसमें है, तो 5 बजे पूछ रहा है, तो यहाँ 7 बजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है, यानी कि किसी भारतीय कंपनी में एक निदेशक द्वारा अधिकतम निवेश कितना है, तो अधिकतम निवेश 10% है, यानी कि अधिकतम निवेश 10% कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं था। बच्चे क्या करते हैं कि चंपारण सत्याग्रह से संबंधित था में जाकर के मार देते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं था, तो अनुग्रह नारायण तो बिहार के ही नेतृत्व किए थे। राजेंद्र प्रसाद भी चंपारण, पटना से डायरेक्ट वहाँ गए थे, पटना में रिसीव किए थे महात्मा गांधी को। और JB कृपलानी भी उसमें सहयोगी थी। जयप्रकाश नारायण जो थे वो नहीं थे उस समय, और गांधी के जयप्रकाश नारायण उस समय नहीं थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें सक्रिय रूप से जो बोला गया था कि अपना पदवी छोड़ देने के लिए, अंग्रेजों के कॉलेज छोड़ देने के लिए, तो उस समय जयप्रकाश नारायण ने कॉलेज छोड़ा था। जो कि आप लोगों को याद होगा कि जयप्रकाश नारायण अपना परीक्षा छोड़ करके कॉलेज छोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विश्वविद्यालय जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है। तो विश्व भारती विश्वविद्यालय जिस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा था उस समय खबरों में था, तो किस राज्य में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में विश्व भारती
है, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की? तो 1921 में हुई थी। ये आपको याद रखना है कि 1921 में हुई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। और ये पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन अभी भी स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सच है? तो यह वायु का रंग बताता है, बिल्कुल गलत बात है। वायु का रंग नहीं बताता है। यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर की भविष्यवाणी करता है, तो यह बिल्कुल गलत बात है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यह ध्वनि प्रदूषण ध्वनि तीव्रता को निर्धारित करता है, ये भी गलत बात है। यह वायु प्रदूषण का अनुमान लगाता है मुख्य रूप से हवा में सल्फर की मात्रा, बिल्कुल सही बात है। तो डी आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या पता करता है? तो हवा की गुणवत्ता को पता करता है, ओजोन का नहीं पता करता। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, डी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे पुरानी और सबसे आम विधि है? तो सबसे पुरानी और सबसे आम विधि जो है ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए वो है लैंडफिल। यानी कि लैंडफिल साइट अपशिष्ट पदार्थों को निपटाने के लिए एक साइट है। लैंडफिल अपशिष्ट निपटाने का सबसे पुराना और सबसे आम रूप है, ठीक है। तो लैंडफिल आप याद रखिएगा, किसी भी ठोस अपशिष्ट को निपटाने के लिए लैंडफिल एक पुरानी तकनीक है, सबसे आम विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनों की कटाई से आमतौर पर किस में कमी आती है? तो वनों की कटाई से किस में कमी आती है? तो वनों की कटाई से कमी आती है तो वर्षा में कमी आ जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि वर्षा में कमी आती है। वनों से कटाई से किसमें कमी आती है? तो वर्षा में आती है, वर्षा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि UNFCCC से तात्पर्य है। UNFCCC से तात्पर्य, यू से क्या हो जाएगा? यूनाइटेड, एन से नेशनल, और सी से एफ से फ्रेमवर्क, और कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज बात कर रहा है। क्लाइमेट चेंज इसमें भी बात कर रहा है, इसमें भी बात कर रहा है, इसमें भी बात कर रहा है। ऑन क्लाइमेट चेंज इसमें भी बात कर रहे हैं। और देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशनल फेडरेशन है, तो फ्रेमवर्क किसमें है? इसमें है, इसमें फेडरेशन, तो ये गलत हो जाएगा। और ये फेडरेशन नहीं, फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क इसमें तो काउंसिल है यहाँ पर, ठीक है। एक कन्वेंशन हुआ था, UNFCCC कन्वेंशन हुआ था, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था, न कि काउंसिलिंग हुआ था। ये गलत हो जाएगा। ऑन किस पे? तो क्लाइमेट चेंज पे एक इंटरनेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था ऑन क्लाइमेट चेंज पे। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, इसको भी आपको याद रखिएगा। और किस लिए हुआ था? तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए हुआ था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम बताइए। तो कश्मीर घाटी में पाई जाने वाली वनस्पति के प्रकार का नाम क्या है? तो उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति नहीं, जेरोफाइट वनस्पति नहीं, शीतोष्ण। कहाँ पूछ रहा है? कश्मीर। तो कश्मीर में कैसा ठंडा प्रदेश है, तो ठंडे प्रदेशों में शीतोष्ण वनस्पति पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग का भुजा, किसी वर्ग का जो भुजा है 7 मीटर और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 59 स्क्वायर मीटर, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1,01,101 पर 3 वर्षों के लिए 9% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P गुने 1+R/100N-P। तो इस फॉर्मूला पे बैठाई दीजिएगा, तो 10101 1 प्लस R, तो R कितना? 9, तो 109 हो जाएगा, और 100 और कितना? 3 वर्षों के लिए, और P माइनस कर देना है। तो आपको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर देखिए 3 बार, अगर 3 बार हमने किया है तो 3 बार 109/100 109/100 करेगा और ये कर देगा। इसको अगर काटा जाएगा तो देखिए 2 2 4 6, तो 1 2 3 4 5 6, एक जीरो लगा करके 6 दशमलव दे देंगे, इसको गुना करेंगे, ठीक है। तो गुना करने के बाद 1 से अगर गुना करते हैं तो इतना आ जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो 13,081 आ जाएगा। उसमें से 10,101 माइनस करना है, तो 10,101 माइनस करेंगे तो 2,980 आ जाएगा आंसर, या 2,100 ऑप्शन में जो दिया रहेगा 2,980, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट और कैलकुलेशन करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन करना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन का ही खेल है। यहाँ पर देखिए इन दोनों को गुना करना है और इन दोनों को गुना करना है और आपस में जोड़ देना है। तो आपको दशमलव का जो डेसिमल
डेसिमल एडिशन का टेस्ट कर रहा है कि डेसिमल एडिशन आपको आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 167.568। पाँच बहुत 167 का 2 है तो ये तो नहीं होगा। इन दोनों में से 167.568 तो बहुत बारीक तरीके से पूछ लिया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 225 और महत्तम समावर्तक 5 है तो वे संख्या ज्ञात कीजिए जब उनमें से एक संख्या 25 है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है कि LCM गुने HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या। तो ये आपको याद रखिएगा, पुट करिएगा, वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो यही देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लसा गुने मौसा, पहली संख्या दूसरी संख्या, और आपको लसा दिया हुआ है, मौसा दिया हुआ है, पहली संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सारा आंसर आ जाएगा 45। आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। सूर्य के कारण एक 5 फीट की आदमी की छाया 4 फीट की होती है। सूर्य के कारण 5 फीट की छाया 4 फीट की होती है, जबकि आदमी के बगल में एक खंभे की छाया 36 फीट होती है। खंभे की ऊंचाई क्या है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अगर निकाल लिया जाए कि अगर सूर्य की छाया 6 फीट की है, उसकी छाया कितनी हो रही है, तो 4 हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 3:2 की बात कर रहा है, ठीक है, 3:2 की बात कर रहा है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं कि 6/4 बराबर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो किसकी छाया पूछ रहा है, तो सूर्य की छाया, खंभे की ऊंचाई पूछ रहा है, तो आप यहाँ से गुना कर लीजिएगा, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो 4h हो जाएगा और 6 गुने 36 हो जाएगा। इसको 4 से कीजिएगा 4 है, 4 9 6 3 9 54, यानी कि 54 आंसर हो जाएगा। हाइट क्या होगी, 54 हो जाएगी, तो 54 फीट हाइट हो जाएगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस तरह से नंबर को अनबम्बर उसी तरह घोषित करते, देखिए एन को कहाँ ले गया, बगल में अल्टरनेट कर रहा है, यानी कि इसको इधर और इसको इधर कर दे रहा है। ठीक है, फिर इसको इधर और इसको इधर कर दे रहा है। ठीक है, इसको इधर और इसको इधर कर दे रहा है। उसी तरह एच को पहले और जी को बाद में, एच को पहले जी को बाद में, एच को पहले जी को बाद में, यही आंसर आ जाएगा। पहले ही आपका आंसर नंबर ए सही आंसर मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शब्द चुने जो समूह में अन्य शब्दों से सबसे कम मेल खाता है। तो सबसे कम मेल कौन खाता है, तो ये रिपीटेड नहीं है, डिस्कस नहीं किया अभी तक। तो मूंगफली दिया हुआ है, चना दिया हुआ है, सरसों दिया हुआ है और चावल दिया हुआ है। तो ये खरीफ क्रॉप्स है और ये सब क्या है, अन्य जो है रबी क्रॉप्स है। तो आपको याद रखना है कि ये सब जो अन्य दिया हुआ है 3 है, तो ये रबी फसल है और ये क्या है, खरीफ है। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए सीरीज का क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पर कि सीरीज का क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन पूछ लिया कि 17 44 62 63, तो 53 62 63, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 63 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें से इसका ये थोड़ा सा, यदि 18514 का अर्थ अहेड है, यानी कि देखिए 1 का वैल्यू क्या होता है, अल्फाबेटिकल 1 होता है, एच का कितना होता है 8 होता है, ई का क्या होता है 5 होता है, ए का क्या होता है 1 और 4 का। तो वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 कितने पे आता है सी, 1 कितने पे ए, 3 कितने पे आता है सी ए सी, 8 कितने पे आता है एच और 5 ई पे। तो देखिए ई किस में है, लास्ट में ई, सी एच ई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा, चित्र में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा, लड़की की इशारा करते हुए हर्षिनी ने कहा वह नेहा की माँ है। वह क्या है, नेहा की माँ है। मान के चलिए कि हर्षिनी यहाँ लिख देते हैं, तो लड़की की ओर, गर्ल्स की ओर इशारा करते हुए इसको माँ बताया गया, किसका, नेहा का माँ बताया गया। वह नेहा की माँ है जिसके पिता मेरा बेटा है, यानी कि इसका बेटा कौन है, इसका पिता है, यानी कि इसका जो पिता है वो मेरा बेटा है। तो हर्षिनी का चित्र लड़की से क्या संबंध रखता है, तो दादी वादी का रखता होगा। ठीक है, तो नेहा, हर्षिनी क्या है, दादी है इसकी, तो पुत्र है और ये है, तो दादी का इसमें से माँ है, चाची है, चचेरा भाई, तो दादी दिया हुआ नहीं हुआ है। तो लड़की पिता है, लड़की की सास है जो कि, तो लड़की से पूछ रहा है ना, तो लड़की से किस प्रकार है, तो सास है यार। नेहा से किस प्रकार है, तो दादी की रखते हैं ना, दादी ऑप्शन में है ना, सास ही है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षण है, शिक्षण क्या है, तो शिक्षण एक शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना है,
यानी कि शिक्षार्थी की आवश्यकताओं पर ध्यान देना ही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षण का आश्रित चर क्या है, तो शिक्षण का आश्रित चर शिक्षार्थी होता है, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और डिपेंडेंट जो होते हैं वो शिक्षार्थी होते हैं। ठीक है। गति संवेदी शिक्षण क्या होता है, गति संवेदी शिक्षण होता है शारीरिक अधिगम। शारीरिक अधिगम को क्या कहते हैं, गति संवेदी शिक्षण कहते हैं शारीरिक अधिगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है, तो शिक्षार्थी के समग्र विकास पर कौन बल देता है, तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण ही शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ब्लूम वर्गीकरण के नए संस्करण में संश्लेषण प्रतिस्थान की गई है, यानी कि संश्लेषण प्रक्रिया जो होता है निर्माण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि एग्जाम करीब है और हम लोग 550 क्वेश्चन कर चुके हैं। 556वां क्वेश्चन अभी देख रहे हैं आप लोग। गुड लाइफ एडुकेयर के प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको मिल जाएगा बिहार स्टेट करके प्लेलिस्ट, वो क्लिक करके आपको 10 से 12 वीडियो में ऑल जितने भी 1000 क्वेश्चन है वो सारे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहतर अधिगम सुनकर होता है दृष्टिकोण है। बेहतर अधिगम सुनकर होता है दृष्टिकोण है किसका, तो विचार विमर्श विधि का। जो बेहतर अधिगम सुनकर यानी विचार विमर्श में सुनकर के ही बेहतर अधिगम पाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निगमन विधि का दृष्टिकोण है, यानी कि निगमन विधि का दृष्टिकोण क्या होता है, तो समान से विशिष्ट की ओर जाना ही निगमन विधि का दृष्टिकोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगमन विधि का विद्यार्थी को प्रदान करता है। आगमन विधि शिक्षार्थी को क्या प्रदान करता है, तो आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रासंगिक सामग्री प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्य योजना के जनक हैं। पाठ्य योजना के जनक कौन है, तो जीलर नहीं, हर्बर्ट। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेडरिक हर्बर्ट ही क्या है, पाठ्य योजना के जनक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन चरण का सृजन किया। इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का सृजन किसने किया था, तो गैंगने ने किया था। आपको याद होना चाहिए कि गैंगने ही इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन चरण का ये सृजन किया था। ठीक है, तो 4 चरणों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक चरण, अनुक्रिया चरण और पुष्टिकरण और सुधार चरण, इसमें गैंगने ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म शिक्षा में कौन से चरण शामिल है, तो सूक्ष्म शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति की स्थिति भी शामिल है, कौशल अधिग्रहण की स्थिति भी शामिल है और अंतरण स्थिति भी शामिल है। तो उपयोग तो सभी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक द्वारा श्याम पट्ट पर सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, तो छात्रों को चौकस बनाने के लिए, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं का लिखने के लिए, ये भी दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमिक अनुदेशक का विकास किसने किया था, तो अभिक्रमित अनुदेशक का विकास स्किनर ने किया था। किसने किया था, स्किनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रगतिशील कक्षा परिस्थितिकी तंत्र में बच्चों को देखा जाता है, तो बच्चों को क्या निष्क्रिय अनुकर्ता नहीं, सक्रिय अनुकर्ता नहीं, सक्रिय अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसके आंसर। शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है, तो शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत होता है कि क्रिया करके सीखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, तो पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए किसी विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना, यानी कि यही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है कार्यकारी परिषद द्वारा, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है किसके द्वारा, कार्यकारी परिषद द्वारा। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए, तो साधन संपन्न और निरंकुश, बिल्कुल नहीं, निरंकुश तो होना ही नहीं चाहिए, नेगेटिव है। साधन संपन्न और सहभागिता, बिल्कुल सही बात है। और आगे देख लेते साधन संपन्न और प्रमुख वाला, प्रश्नावली वाला नहीं, ये भी नहीं, और तो ऑप्शन नंबर बी उपयुक्त आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं जो अपने छात्रों को डराता है, बिल्कुल नहीं, जो डराता है उसकी प्रशंसा छात्र क्यों करेंगे, सभी छात्रों से मित्रवत रहता है, तो बिल्कुल सही बात है कि सभी छात्रों से हंसी मजाक मित्रवत करके पढ़ाई को मनोरंजक तरीके से पढ़ा दे, वही शिक्षक का प्रशंसा कौन करते हैं, छात्र करते हैं। तो सभी छात्रों के मित्रवत रहने वाले शिक्षक को ही आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण एक पारंपरिक गतिविधि है। शिक्षण एक पारंपरिक गतिविधि है, शिक्षक और अभिभावक का, बिल्कुल नहीं, अभिभावक का तो बिल्कुल नहीं है। शिक्षक और छात्र का, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। शिक्षक और छात्र के बीच जो पारंपरिक संबंध जो होते हैं वही शिक्षा की पारंपरिक गतिविधि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्य का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है, तो वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्य का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है, तो इसका हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र, नहीं, बिल्कुल नहीं। संज्ञानात्मक, यही संज्ञानात्मक क्षेत्र का ही मूल्यांकन किया जाता है, मनोगणना नहीं, इसका भी नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है। मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है, मूल्यांकन नहीं, मापन, बिल्कुल सही बात है, मापन ही इसका प्रक्रिया होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए किया जाता है? तो रैंकिंग के लिए मानक संदर्भित मूल्यांकन किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। मानक संदर्भित मूल्यांकन ही रैंकिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या विकास का भाग नहीं है? क्या पूछ रहा है? नहीं है, तो नहीं में आ जाएगा कि उद्देश्यों का चयन, ये तो होता है, शिक्षकों का चयन नहीं, ये नहीं होगा, यानी कि पाठ्यचर्या विकास के भाग में शिक्षकों का चयन करना ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की रूपरेखा है, तो किसी भी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की रूपरेखा क्या कहलाता है? तो पाठ्यक्रम कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? तो विद्यालय ही आपका, देख लेते हैं कि विद्यालय बचपन से लेकर के ज्ञान प्राप्ति के विद्यालय, कॉलेज ये सब होते हैं, तो शिक्षा कौन सा औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? तो विद्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला है? तो आप लोगों ने देखा है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देने का ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 21A में हम लोग देखे हैं कि 21A में उपरोक्त में देख लिए हैं कि 21A में कहा गया है कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक फ्री शिक्षा की सुविधा देना चाहिए, ठीक है। 2009 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, शिक्षा अधिकार संविधान अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है? तो बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक है बच्चों में तत्परता, यानी कि बच्चों में जो इच्छा शक्ति होती है उससे, बच्चों की तत्परता से ही बच्चों में अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूर सम्मेलन है। दूर सम्मेलन क्या है? तो दूर सम्मेलन दो तरफ प्रसारण प्रणाली है, दो तरफ प्रसारण प्रणाली को दूर सम्मेलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका क्या है? तो शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका स्पष्ट और तेज लिखना, महत्वपूर्ण बिंदुओं का लिखना और पहले बातों को लिखना, तब छात्रों को पढ़ने के लिए कहना। तो यही उपयुक्त तो लग रहा है। सबसे सटीक आंसर क्या लग रहा है कि पहले बातों को शिक्षकों को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए और फिर छात्रों को पढ़ाना चाहिए और फिर समझाना चाहिए, ठीक है। तो यही आपका उपयुक्त आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1918 में गुजरात में खेरा सत्याग्रह की शुरुआत की थी, तो किसान के लिए किया था, ठीक है। खेरा सत्याग्रह की शुरुआत किसान के लिए किया गया था, गुजरात के अहमदाबाद में किया गया था इसको। 1918 में खेरा सत्याग्रह की शुरुआत किसानों द्वारा की बढ़ी हुई लगान की वसूली के विरुद्ध किया गया था। खेरा के किसानों का सहयोग गांधी जी ने इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल के साथ किया था। उन्होंने किसानों के लगान न अदा करने का सुझाव दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कि फिरोजाबाद कांच की चूड़ी। अब देखिए कोई भी ये मटेरियल और मटेरियल कहाँ से रिलेटेड है ये यहाँ पर दिया हुआ है, तो बोला है सुमेलित नहीं है। तो फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ बनती है, तो बिल्कुल सुमेलित। भागल में रेशम की साड़ी बनता है, भागलपुरी साड़ी आप लोग सुने होंगे, तो ये भी सही है। जालंधर पंजाब में खेल सामग्री मिलता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। खेल सामग्री अब उत्तर प्रदेश में भी GI टैग मिल गया है खेल सामग्री को। तो आपके सांभर राजस्थान में हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग, तो सांभर जो है राजस्थान का नहीं है, सांभर जो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील के लिए फेमस है, ठीक है। और साथ साथ नमक आंदोलन के लिए, जहाँ पर नमक का भी बहुत बड़ा स्रोत है वहाँ पर सांभर के पास। तो ये हाथ में ब्लॉक प्रिंटिंग ये गलत बात हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश कौन सा है? तो भारतीय मसालों का शीर्ष आयातक देश USA है। सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है? USA करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। तो आपको आंसर याद रखना है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन करने के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम क्रूज शिप का नाम गंगा विलास है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2023 में हरी झंडी दिखाई गई थी इसको। ओजोन स्तर के उच्च होने पर जीवित रहने के लिए किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? ओजोन स्तर उच्च स्तर होने के लिए जीवित रहने किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए? तो कम ड्राइव करना चाहिए और हाइड्रेटेड रहना चाहिए, यानी कि पानी खूब पीना चाहिए और ड्राइव कम करना चाहिए बाइक पर खास करके, यानी कि ए और बी दोनों आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस योजना का उपयोग अपशिष्ट प्रबंधन योजना के रूप में किया गया? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि एकीकृत योजना जो होता है इसको अपशिष्ट प्रबंधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन आवरण को बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण को जाना जाता है, तो किसके लिए? वनीकरण के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महासागरों के बड़े प्रभावी डैश के कारण समुद्र का तापमान भूमि के तापमान की तुलना में अधिक धीरे धीरे बढ़ता है, तो किसके कारण? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तापमान की गुंजाइश के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुलाबी सिर वाली बत्तख किस श्रेणी में आती है? तो गुलाबी सिर वाली बत्तख किस श्रेणी में आती है? तो विलुप्त प्रजाति में आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 है, यानी कि औसत आयु 75 है तो 7 से गुना कर देंगे। 7 × 35 के बाद हाथ में 3, 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 52, ठीक है, तो 525 वर्ष हो जाएगा। लेकिन उसमें से 6 की औसत आयु 74 है, तो 6 × 74 के 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 7 छक 42, 2 44, 444। तो 7वें की उम्र क्या होगी? तो इसमें से 444 माइनस कर देंगे। 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 4 गया 8, 81 वर्ष। तो ऑप्शन क्या आ जा रहा है? 7 × 55 के हाथ में 3, 7 × 7 = 49, 3 × 52, ठीक है। अच्छा, चौके 24 के हाथ में 2, अच्छा छक 42, 2 44। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ 525, 444 है, इसमें से माइनस करने पर 81 आ रहा है। तो 81 कहाँ है? ऑप्शन बी सही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ही नहीं है, 81 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि 81 सही आंसर होगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13,000 रुपया की राशि और 5% ब्याज की दर से 5 वर्षों में उसका 5 वर्ष कितनी राशि प्राप्त होगी? तो 5 वर्षों के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी? तो अमाउंट ही पूछ रहा है। तो अमाउंट 13,000 पर कितना? तो पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल गुने आर गुने टाइम बट्टा 100। इस फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कीजिएगा। PRT 13,000 दिया हुआ, 5% की दर से दिया हुआ प्रति वर्ष, 5 वर्षों के लिए दिया हुआ है। तो इसको काट पीट करेंगे, तो काट पीट करने पर 13 × 5 = 65, 600, 13 × 5 = 65, 650 गुने 5, तो 50 × 25 = 3250 आ जाएगा। और 3250 को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में, यानी कि अमाउंट बराबर क्या होता है? P गुने SI। तो इसको ऐड कर देंगे तो 16,250, 16,250, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दशमलव का गुना आपको आना चाहिए, किसके समान है? तो ये किसके समान है आपको ये देखना होगा कि किसके समान है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो इसको क्या लिखा जा सकता है? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 5 इतना और 1 0 बिठा देंगे, यहाँ 10 से गुना कर देंगे। तो ऐसे करके आप लोग क्या लिखा जा सकता है, ऑप्शन से आप लोग निकाल लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों की वो बड़ी संख्या जो 15, 25 और 40 और 75 से विभाज्य होगा। तो 4 अंकों की सब वो बड़ी संख्या, तो लसन निकालेंगे, इस सबका लसन निकालेंगे। तो लसन निकालने के बाद क्या हो जाएगा? तो इसमें जो लसा आएगा वही इसका वो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जो इन चारों से कट जाएगा। तो 9600 आपका आंसर हो जाएगा, 9600 इसका आंसर हो गया। यदि एक पेड़ की छाया की लंबाई कम हो रही है तो नैन कोण क्या होगा? तो बढ़ रहा होगा, आराम सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 24, 60 और 120 और 210। देखिए 6 चौका 24, 6 चौका 24, 6 दहिया 60। देखिए डबल हो रहा है, 60 दूनी 120, 120 यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 18, यहाँ पर कितना का डिफरेंस है? 18 का। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 36 का। 18 3 54 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बहुत थोड़ा सा देखने लायक है यहाँ पर कि 36 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पर कितने का डिफरेंस है? 60 का डिफरेंस है, फिर 90 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद 126 का डिफरेंस है, ठीक है। तो 126 का डिफरेंस तो अभी अननोन नहीं। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो 18 का डिफरेंस है। इन दोनों में 24 का डिफरेंस है, फिर 30 का, फिर 3 प्लस करके। तो ऐसे आप निकालिएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 336। तो देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। यदि रीजन को 5 के रूप में कोडित किया जाता है, 2 2 4 3 6 5, और बिलीव्ड को 7 के रूप में किया जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या होगा? तो रीजन को अक्षरों की संख्या कितना है? 6 है, और उसमें से -1 कर दिया गया। बिलीव को 2 2 4 3 6 2 8, 1 माइनस कर दिया है। 2 2 8 2 5 10, तो 1 माइनस तो 9 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, स्त्री से पुरुष के संबंध क्या हो जाएगा? तो स्त्री से पुरुष, देखिए एक पुरुष जो है परिचित कराते हुए एक महिला ने कहा, एक महिला ने कहा कि वह, महिला ने क्या कहा? कि वो मेरी माँ का माँ है, कहा कि वो मेरी माँ का इकलौता पुत्र है। क्या है? तो इकलौता पुत्र है। और स्त्री से पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? तो पुत्र है तो भतीजे का संबंध हो जाएगा, तो भतीजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने टोटल, अभी हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देख लिए? 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखे और 500 ऑलरेडी अपलोडेड है, तो टोटल 600 हो गए। यानी कि हम लोग टोटल 9 वीडियो में हम लोग 600 क्वेश्चन देखे हैं। बाकी के जो
बाकी के जो क्वेश्चन हैं, बाकी के जो 400 क्वेश्चन बच रहे हैं, उस 400 क्वेश्चन हम लोग बाकी के अगले वीडियो में देखेंगे। कल तक परसों तक में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। 14 तारीख से एग्जाम है तो 13 तारीख तक सारे वीडियो अपलोड हो जाएंगे 1000 का। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आप लोग वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग प्रतिक्रिया देते रहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, क्योंकि वही मोटिवेशन होता है हमारे लिए आगे वीडियो बनाए कि नहीं बनाए उसके लिए। तो आपको ये महत्वपूर्ण लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपके लिए फ्रूटफुल है कि नहीं, आप वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और प्लेलिस्ट में जाए, सारे क्वेश्चन को देखें। यहीं से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 45 प्लस क्वेश्चन नंबर यहीं से आपके आने वाले हैं। धन्यवाद।